पाठ 6 है। एक नई रोशनी। पाठ प्रवेश। स्वयं दृष्टिहीन होते हुए भी दृष्टिहीनों के मसीहा कौन बने? हम सब जानते हैं, वे थे लुई ब्रेल। उन्होंने दृष्टिहीनों को पढ़ने लिखने के योग्य बनाया। नेत्रहीनों के लिए एक कामयाब लिपि बनाकर उन्होंने जो काम किया, इसके लिए विश्व उनका सदा ऋणी रहेगा। दृष्टिहीनों के जीवन में प्रकाश पैदा करने के लिए वे सदा याद किए जाएंगे। तब उसकी दुनिया रोशन थी। वो सब कुछ देख सकता था। बादलों से भरा आकाश, हरे भरे खेत मैदान और घाटियां, कल कल करती नदियां, रंग बिरंगे फूल और चांद तारे। उसके पिता घोड़ों की जीने बनाने वाले अपने छोटे से कारखाने में काम करते और 3 साल का लुई ब्रेल मुक्त भाव से कारखाने में ही खेल रहा होता। फ्रांस में पेरिस के पास स्थित एक कस्बे कूपरे में लुई के पिता साइमन ब्रेल अपना काम करते हुए बच्चे का भी ध्यान रखते थे। उनका नन्हा पुत्र लुई कभी कलपुर्जों के साथ खेलता तो कभी अपने पिता को चमड़े की सख्त पट्टियों पर छुरी फिराते और उन्हें गद्दी की शक्ल में ढालते देखता रहता। सन 1812-13 की बात है। कारखाने में साइमन ब्रेल अपना काम कर रहे थे। उनके पास ही नन्हा लुई खेल रहा था। काम करते हुए उन्हें कुछ और औजारों की जरूरत महसूस हुई। वे दूसरे कमरे में औजार खोजने चले गए। इधर पिता को काम पर से हटते देख लुई हाथ में औजार लेकर चमड़े में छेद करने की कोशिश करने लगा। अचानक औजार फिसल कर उछला और लुई की एक आंख में धंस गया। वो दिन लुई के जीवन का सबसे खराब दिन बन गया। बच्चे की चीख सुनकर उसके पिता दौड़े आए, पर तब तक उसकी आंख में गहरा घाव हो चुका था। लुई को कई डॉक्टरों को दिखाया गया, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी लौट न सकी। लाख उपचार कराने के बाद लुई की दूसरी आंख भी धीरे धीरे बेकार हो गई। उस छोटे प्यारे और घर तथा पास पड़ोस के दुलारे बच्चे के जीवन में सदा के लिए अंधेरा पसर गया। उसके हाथ में एक छड़ी आ गई जो उसकी मार्गदर्शक बनी। वो छड़ी के सहारे गांव में घूमने लगा। लुई बड़ा होता रहा और लगातार सोचता रहा कि वो किस तरह अपने को एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जीने के योग्य बना सकता है। इसी प्रयास में वो अपने पिता के काम में सहायता करता। उसकी देखने की शक्ति खत्म हो गई थी, लेकिन इससे दूसरी क्षमताओं का विकास बाधित नहीं हुआ था। स्पर्श से चीजों को पहचानने की क्षमता, विशेष ध्वनियों को सुनकर अपने परिवेश के बारे में जानने की विशेष क्षमता लुई ने विकसित कर ली थी। उसके पिता ने दृष्टिहीन बच्चों के लिए एक शिक्षण संस्था का पता लगाया और 10 वर्ष की उम्र में उसे पेरिस की उस संस्था में पढ़ने के लिए भेज दिया। लुई बहुत प्रखर और मेधावी छात्र था। उसके शिक्षक उसकी सीखने की क्षमता से चकित थे। उसे संगीत से भी विशेष लगाव था। इसमें उसकी विशेष प्रतिभा प्रकट हुई। उसने पियानो बजाना सीख लिया। स्नातक करने के बाद उसे वहीं शिक्षक नियुक्त कर दिया गया। उन दिनों दृष्टिहीन छात्रों को पढ़ाने के लिए जो तकनीक काम में लाई जा रही थी, उसमें मोटे कागज पर दबाव देकर अक्षरों को कागज के दूसरी ओर उभारा जाता था, ताकि छात्र उन उभरे हुए अक्षरों को उंगलियों से टटोलकर पढ़ सकें। इस पद्धति में अक्षर सामान्य तौर पर बहुत बड़े आकार के भी होते थे। इससे एक छोटे से पाठ को पढ़ने में भी बहुत समय खर्च होता था। लुई को बार बार लगता था कि दृष्टिहीनों के लिए पाठ पढ़ना आसान होना चाहिए। एक दिन लुई को एक खास खबर मिली। वो खबर फ्रांसीसी सेना के कैप्टन चार्ल्स बार्बियर से संबंधित थी। सेना के लोग आपस में शीघ्र सूचनाएं आदान प्रदान करने की विधियों पर काम करते रहते थे। कैप्टन बार्बियर ने रात्रि लेखन के लिए एक नई कूट संकेत तकनीक विकसित कर ली थी, जिससे रात में बिना प्रकाश के लिखा जा सकता था और पढ़ा भी जा सकता था। बार्बियर से मिलने में लुई ने कोई देरी नहीं की। उनसे मिलने के बाद लुई स्वयं लगातार इस दिशा में काम करता रहा और अंत में उसे एक छोटे आकार के हथछेदक हैंड पंच का डिजाइन तैयार करने में सफलता प्राप्त हुई, जो 6 छिद्रों वाले एक आयताकार बक्से के साथ उपयोग में लाया जा सकता था। वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक संख्या और अन्य चिन्हों के लिए
बिंदुओं का अलग अलग ढंग से संयोजन किया गया था। लुई ने अभ्यास करके इतनी दक्षता प्राप्त कर ली कि अब वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह बल्कि उससे भी तेज रफ्तार में लिख और पढ़ सकता था। वह उन बिंदुदार उभारों को उंगलियों से स्पर्श करके पाठ को पढ़ता था। लुई में बहुत उत्साह था। उसने अपनी नई लिपि में संगीत के नोट्स लिखे। उसने वे सारी कहानियां लिपिबद्ध कर डाली जो उसने अब तक प्रायः दूसरों की सहायता से सुन रखी थी। ये सब कुछ तो हुआ, लेकिन आश्चर्यजनक बात ये हुई कि स्वयं वो संस्था जिसमें लुई शिक्षक के तौर पर काम करता था, उसके आविष्कार को अपनाने को तैयार नहीं हुई। उस संस्था के अधिकारी जो स्वयं दृष्टि संपन्न थे, उसके काम की बारीकी और महत्व को नहीं समझ सके। इससे लुई बहुत हतोत्साहित हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे मालूम था कि उसका काम कितना महत्वपूर्ण है। उसने खाली समय में निजी तौर पर दृष्टिहीन छात्र छात्राओं को अपनी लिपि में पढ़ाना शुरू कर दिया। इसकी चर्चा पेरिस शहर और उसके आसपास रह रहे दृष्टिहीन व्यक्तियों के बीच होने लगी। फिर तो कुछ ही समय में दुनिया भर के दृष्टिहीनों के बीच लुई ब्रेल और उसकी लिपि के बारे में पता चल गया। इससे दृष्टिहीनों को बहुत फायदा हुआ। अब तक तो लुई और उसके छात्र छात्राओं ने मिलकर अनेक पाठ्य पुस्तकें, कथा साहित्य तथा संगीत से संबंधित पुस्तकें भी तैयार कर ली थीं। इन पुस्तकों की धीरे धीरे मांग भी बढ़ रही थी। लुई ब्रेल ने दृष्टिहीनों के जीवन में ज्ञान का प्रकाश भरने के लिए अथक परिश्रम किया। दृष्टिहीन बिना किसी सहायता के समान व्यक्ति की तरह लिख पढ़ सके, ज्ञान अर्जन के क्षेत्र में स्वावलंबी बन सके। इसके लिए उन्होंने एक नई लिपि का आविष्कार किया। इसके बाद लुई ब्रेल का नाम दुनिया के लिए अनजाना नहीं रहा। उनका यश चारों ओर फैला। अनेक शिक्षण संस्थानों ने भी दृष्टिहीनों की शिक्षा के लिए ब्रेल लिपि को अपना लिया। उस संस्था ने भी जिसमें ब्रेल ने शिक्षा प्राप्त की थी और फिर स्वयं शिक्षक बन गए थे। आज दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण पुस्तकों का अनुवाद ब्रेल लिपि में हो चुका है। यह काम लगातार चल रहा है। जिनकी आंखों की दृष्टि जाती रही है, वे ब्रेल के माध्यम से ज्ञान की दृष्टि का वरदान पाने में सफल हो रहे हैं।